जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग विद दुर्गेश पर। और आज हम बात करते हैं आपके साथ जीके की सीरीज में, क्योंकि जीके की सीरीज आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ हम आपके परीक्षा को ध्यान में रखकर उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक की सीरीज लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं आप इस क्लास के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहेंगे, क्योंकि ये सीरीज आपके सिलेक्शन के लिए तैयार की गई है और जहाँ पर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपके उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया जाए जहाँ से आपकी परीक्षा में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। जीके की सीरीज में इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश स्पेशल, विविध, अन्य सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक की सीरीज है। तो चलिए फटाफट प्रश्न बैंक की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अब सभी साथी ध्यान रहे कि यह सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। जहाँ जरूरत पड़ेगी आप इसे लिखते चलिएगा। हम कोशिश करेंगे कि इसकी विस्तृत व्याख्या कराएं और एक ऐसी सीरीज, एक ऐसा नोट्स आपके पास हो जो महत्वपूर्ण हो। पहला प्रश्न है कि देखिए ध्यान से, कह रहा है कि पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? अंडाशय, बीजांड, परागकोश, पुष्प योनि। बहुत ही आसान प्रश्न है। उम्मीद करता हूं सभी इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। यहां पे इस प्रश्न का उत्तर होगा परागकोश। क्या होगा? परागकोश। परागकोश में क्या है? पुष्प के परागकोश हिस्से से पराग उत्पादन होता है। अगर हम बात करें कि सर अंडाशय का रोल क्या होता है, तो यह फूल का गर्भ केसर चक्र के मादा प्रजनन अंग का एक हिस्सा होता है। अगर हम बात करें बीजांड का, तो किसी भी बीज उत्पन्न करने वाला पादप में बीजांड वह संरचना होती है जहां मादा प्रजनात्मक कोशिशों का निर्माण भंडारण होता है। एक आता है पुष्प योनि। ये पुष्प योनि क्या होता है? कोई बता सकता है? पुष्प योनि, इसे फूल की महिला जननांग कहते हैं, मादा जननांग कहते हैं। यह एक से अधिक अंडयों का बना होता है। प्रत्येक अंडे में एक निचला फूला हुआ भाग अंडाशय इसकी ऊपरी पलक पे होता है। एक चित्र बनाकर कभी हम लोग आगे इसको बता देंगे, पढ़ा भी देंगे, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। कह रहा है वह कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताइए, जवाब दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके जवाब दीजिए। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं कि कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कोकस। क्या होगा? कोकस। क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर? कोकस है। आइए कोकस के बारे में भी हम लोग ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। ये कोकस क्या है? कोकस क्या है? कोकस नामक जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होते हैं। ये कैसे होते हैं? गोलाकार अंडाकार होते हैं। ये बड़ी शीघ्रता से बढ़ते हैं। आगे चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ जो आपके सामने डिस्प्ले पर है, शायद आपको दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग होता है। सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। सभी साथी, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण है। तो बताइए, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए। सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके जवाब दें। चलिए आइए ध्यान से देखते हैं यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अगर हम बैगनी रंग की बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 455 से 390 नैनोमीटर तक होता है। बैगनी रंग की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य देखा जाए तो लगभग 380 से 420 तक होता है, सबसे कम है। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर हम लोग आप भी जानते होंगे एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है? एक कमेंट करके बताइएगा, नैनोमीटर बराबर क्या होता है? एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है? एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है? इसे हम बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। इसे हम 10⁻⁻9 मीटर कहते हैं और यही एक 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आप सब इसे याद रखिएगा, रट लीजिएगा। ठीक, ये आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें तो यह जीएस जीके विविध की सीरीज है।
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ जो आपके सामने है। शायद आपको दिख रहा होगा, सभी लोग देख पा रहे होंगे। कह रहा है कि मक्खन का उदाहरण, मक्खन का उदाहरण है, फटाफट बताइए। निलंबन, कोलाइडल घोल, पायस, मिश्रण। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। मक्खन, आप बताइए कमेंट करके, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। तो अगर मक्खन की बात करें तो यह पायस का उदाहरण है। किसका है? पायस का उदाहरण है। पायस का उदाहरण याद रखिएगा। अब है निलंबन। निलंबन क्या होता है? चाक और पानी का मिश्रण, मैला पानी हो गया, धूल कण और हवा का मिश्रण, कोहरा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये होता है। अगर हम बात करें कोलाइड घोल की, तो जो कोलाइड घोल होता है यह एक निलंबन का विषमांगी मिश्रण है। यह गोंद, जिलेटिन, एल्बुनियम का बना होता है। मिश्रण तो आप लोग जानते ही हैं, चीनी नमक का मिश्रण हो गया, पानी नमक का मिश्रण हो गया, ठीक है। तो ये मिश्रण, इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या था वो आपका सी था। हम अगले चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मक्खन पायस के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आपके डिस्प्ले पर है, शायद आपको दिख रहा होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? ये काफी महत्वपूर्ण है, साइंस का सवाल है। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा ग्लेबेर साल्ट, वॉशिंग सोडा, बोरेक्स, एप्सम साल्ट। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा एप्सम सॉल्ट। ये प्रश्न कभी कभी आपको देखने को मिलते हैं। एप्सम सॉल्ट किसे कहते हैं? इसे ही हम सेंधा नमक के नाम से जानते हैं। इसे ही हम सेंधा नमक के नाम से जानते हैं। इसे हम सेंधा नमक कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए, ठीक है। ये क्रिस्टलन जल 10 नहीं बल्कि 7 अणु होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 7 अणु होते हैं। अगर इसकी हम फार्मूला की बात करें एप्सम सॉल्ट की, ये होता है एक मिनट हो जाइएगा, MgSO4 इंटू H2O। इसे अक्सर हेप्टाहाइड्रेट सल्फेट मिनरल एप्सोमाइड या आमतौर पर एप्सम सॉल्ट भी कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो आपका डी था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। 1887 में, ध्यान दीजिएगा, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइएगा। चलिए ध्यान से देखते हैं। अगर हम बात करें 1887 में इलाहाबाद के विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? विलियम मुइर, ठीक है। किसके प्रेरणा से किया था? अल्फ्रेड लायर की प्रेरणा से किया था। इन्हें म्योर कहते हैं, विलियम म्योर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं मदन मोहन मालवीय की। तो जो मदन मोहन मालवीय थे, इन्होंने बीएचयू की स्थापना किया था 1916 में, 1916 में। इनको आगे चलकर 2014 में भारत रत्न भी दिया जाता है मदन मोहन मालवीय जी को, ठीक है। और आप जानते हैं ये भारत के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। इन्हीं के बर्थडे पर हम लोग प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथी मित्रों को, पैसे नहीं लगेंगे आपके। एक है जोनाथन डक्कन, ये क्या थे? ये बॉम्बे के गवर्नर रहे हैं। हिंदू लॉ और दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज इन्होंने शुरू किया। यही संस्कृत कॉलेज एक विश्वविद्यालय बन गया, जिसका नाम अब संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय कर दिया गया। तो इन्होंने क्या किया? बनारस संस्कृत कॉलेज, बनारस संस्कृत कॉलेज, जो आगे चलकर 1974 में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बन गया, ठीक है। और 1958 में एक विश्वविद्यालय बना था। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। क्या आप लोग को समझ में आ रही है? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा कमेंट करके बताइए। जिनको समझ में आ रहा है वाई लिखे, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो या लिखे। जितने लोग डेली क्लास में आते हैं उनका स्वागत है। डेली आप अपने समय से लाइव आ जाया करिए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग अपने टाइम से लाइव रहा करिए। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शायद आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि
पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी जिन्होंने किस भारतीय सरकार का नेतृत्व किया था? ये काफ़ी पुराना प्रश्न है, लग रहा है हमारे आपके सामने, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर देना चाहेंगे। पहली महिला मुख्यमंत्री, तो पहली महिला मुख्यमंत्री पूछ रहा है, तो पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की कौन थी? सुचिता कृपलानी। कौन थी? आप लोग सभी नाम जानते होंगे, सुचिता कृपलानी, सुचिता कृपलानी। और ये उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्होंने जो है नेतृत्व किया था, ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सरल में भी है, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि अरे यार ये तो कहाँ से प्रश्न आ गए, ये तो बिल्कुल ही नया प्रश्न है, ये बिल्कुल ही नया प्रश्न है। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको भी ऐसा ही महसूस होगा। आपकी संख्या कम है, एक बार वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। अब ये क्लास रेगुलर हो जाएगी, इसलिए आप लोग डेली हर हाल में समय से लाइव आ जाया करिए। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तोता, गरुड़, रामचिरैया, सारस। एकदम हलवा वाला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का अगर हम राज्य पक्षी की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी का, तो मैं चाहूँगा जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं, ये सभी साथी कमेंट करके बताएं। एकदम सरल है, यहाँ पे देखा जाए उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो आपका सारस है। एकदम हलवा प्रश्न है, वो क्या है? आपका सारस है। अगर हम बात करें राजकीय चिन्ह क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं? एक वृत्ति में 2 मछली, तीर धनुष, राजकीय पेड़ अशोक, पुष्प जो है पलाश। अगर पुष्प पूछ लिया जाए तो पलाश है। ठीक है, हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग चाहें तो एकदम हलवा प्रश्न था, सभी इसका जवाब जानते थे। अगला सवाल आपके डिस्प्ले पर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? एक सवाल पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो यहाँ पर लाइव देखने वाले वीडियो को आप आसानी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, इसे हम संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। इसे हम क्या जानते थे? संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। 1947 में संयुक्त प्रांत 9 स्वतंत्र भारतीय गणराज्य की एक प्रशासनिक इकाई बनी थी और 1950 में संविधान लागू होने से और 12 जनवरी अगर हम बात करें तो 12 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल कर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। यहीं से इसका नाम यूपी पड़ा और 24 जनवरी से इसे क्या किया गया? उत्तर प्रदेश को भारतीय संघ राज्यों में सम्मिलित कर लिया गया। भारतीय जो संघ राज्य था उसमें 24 जनवरी को सम्मिलित किया गया और इसका नाम जो बदला गया वो कब बदला गया? 12 जनवरी 1950 को। उसके बाद 24 जनवरी को इसे राज्य की श्रेणी में रखा गया, भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं जरा एक बार कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग को समझ में आ रहा है। मिश्रा जी, आपको समझ में आ रहा है? कमेंट करिए। काफ़ी दिन बाद आप आ रहे हैं, आपकी डीपी भी चेंज लग रही है, मुझे लग रहा है। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? आगरा, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ। ये जीएसजीके की विविध की सीरीज आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सभी लोग बताइए फटाफट कमेंट करके। उत्तर प्रदेश के सन भगवान शिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, शिव के सम्मान में कैलाश मेला, मेला का नाम ही देकर पूछा है, कहां पर आयोजित की जाती है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, एकता जी के जवाब सही आए हैं। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर है आगरा। एकदम सही जवाब है आगरा। बहुत सही, ऐसे ही आप लोग लगे रहिएगा। भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है आगरा में। अगर हम बात करें वाराणसी में कौन सा मेला है, तो वाराणसी में आपने देखा होगा, लिख लीजिएगा, महामूर्ख मेला, नागनथैया मेला, धाम का लोटा भंटा मेला, रामेश्वर धाम का लोटा भंटा मेला है, महामूर्ख मेला, नकटैया मेला, ध्रुपद मेला, ये वाराणसी में है। अगर आप कानपुर से में हैं, कानपुर के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिट्ठूर में गंगा नदी के किनारे लगने वाला कार्तिक यानी कतली मेला, किसान मेला, 12 देवी मंदिर मेला, सरस्वती घाट पर भी मेला लगता है यहाँ पे गंगा किनारे। लखनऊ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बुद्धेश्वर का मेला लगता है। ईद के अगले दिन लगने वाला टर का मेला लखनऊ महोत्सव है। यहाँ पे कतकी मेला माने कार्तिक
की पूर्णिमा पर लगने वाला जो मेला होता है, यहाँ बड़ी मंगल का भी मेला लगता है, तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिखना चाह रहे हो तो लिख लीजिएगा, मैं बार बार कहता हूँ। चलिए हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, आज सब लोग नाम लेने के लिए, आज मैंने नाम ले लिया, तो प्रीतम जी भी आपका भी नाम ले लिया, लेकिन नाम से महत्वपूर्ण क्लास होती है। अनूप जी भी आज है क्लास में। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन है? अभी कल्पना जी शायद सूचना नहीं मिली क्लास की। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? आगरा नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सवाल मेरा है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? और विकल्प में ही बताइएगा उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर, क्योंकि यूपी स्पेशल का भी सवाल आपकी परीक्षा में है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा शारदा नहर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में आपकी पूछा जा चुका है। यह है आपका शारदा नहर। ठीक है, ये 13 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से? यह है 13 जिलों से गुजरती है। मोस्ट आईएमपी है। कितने जिलों से? 13 जिलों से गुजरती है। ये उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा के समीप है और शारदा नदी के किनारे बनवसा नामक स्थान से निकलती। कहाँ से? शारदा नदी। नदी कौन सी है? शारदा नदी। और कहाँ से निकलती है? बनवसा नामक स्थान है। अब अगर हम बात करें आगरा नहर की, तो आगरा नहर के बारे में भी जान लेते हैं। यह नहर ओखला बैराज से निकलती है। कहाँ निकलती है? ओखला बैराज। ओखला बैराज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओखला बैराज से निकलती है। ठीक है, और यह 1874 में नहर खोला गया था और 1868 में बना था, 74 में खोला गया था। 1868 में बना था और 74 में इसे खोला गया था। देखिए, आप लिखते चलिएगा तो नोट्स आपका अपने आप बढ़िया बन जाएगा। वैसे इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। टेलीग्राम पर आप लोग जुड़े रहिएगा, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आप लोग को वहाँ पे सभी क्लास नोट्स निःशुल्क मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जरूर जुड़े रहिएगा। एक आता है ऊपरी गंगा नहर, तो ये गंगा नदी के दाहिने किनारे हरिद्वार के पास से निकलती है। और ये निचली गंगा नहर ये बुलंदशहर के नरौरा से निकलती है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसे लिख लीजिएगा। हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जी हाँ, भारत की इंदिरा नहर सही जवाब है। अच्छा, टीना है आपका नाम। चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड कब अस्तित्व में आया? आप जानते हैं यूपी से टूटकर यूके अलग हुआ था, तो सन 2000 में। बहुत ही यूनिक सवाल है, कब अलग हुआ था? ध्यान दीजिएगा, 9 नवंबर को, 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से टूटकर यूके हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? यूके हुआ था। किसी के मन में कोई सवाल? देखिए, अब यहाँ पे ये भारतीय गणराज्य का 27वां राज्य भी बना था। अच्छा, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। आप लोगों ने वीडियो को शेयर किया, जितने लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं। अब डेली क्लास शुरू हो गई है, आप लोग अपने साथी मित्रों को बताते रहिए। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आपके लिए जीएसजी के विविध की सीरीज है। अगला सवाल आपके सामने अगला है, शायद आपको दिख रहा होगा। 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता? साहित्य, शांति, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। 1930 में सीवी रमन, तो सीवी रमन का पूरा नाम क्या था? चंद्रशेखर वेंकट रमन। देखिए, इनका पूरा नाम क्या था? चंद्रशेखर। ये सीफार हो गया। उसके बाद क्या था? वेंकट रमन, सीवी रमन। ये भौतिकी का, इन्हें किसका नोबेल मिला था? भौतिकी का नोबेल मिला था। ठीक है, अब साहित्य की बात की जाए तो साहित्य का जो नोबेल मिला था यह 1913 मिला था। किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। यह मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। मेरा सवाल है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। दूसरा, शांति का। अगर हम शांति की बात करें तो 1979 में मदर टेरेसा को मिला था। मदर टेरेसा को मिला था। अर्थशास्त्र का नोबेल
भारत की बात करें तो 1998 में अमर्त्य सेन को मिला था, अमर्त्य सेन जी को मिला था। फिर शांति का ये पहला नोबेल हो गया। अगर दूसरे नोबेल शांति का देखें तब किसे मिला था? कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी। कब? 2014 में। तो इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़िएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करा देंगे। एकता जी उसके लिए आपको उपलब्ध करा दें, उनका थैंक यू। नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 6 क्षेत्र के नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि वहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। हाँ, बचपन बचाओ आंदोलन एकदम सही। मतलब आप लोग लग रहा है कि लगातार पढ़ रहे हैं। मैं सोच रहा था ये इन्होंने क्या टाइप किया उन्होंने, फिर हमने मिलाकर पढ़ा कि बचपन बचाओ आंदोलन, क्योंकि हम BCH PN BCHAO, तो बचपन बचाओ आंदोलन। हमको थोड़ा सा पढ़ने में कुछ सेकंड लगा कि आखिर लिखा क्या गया है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक विधा के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? इन इक्वल म्यूजिक, विस्टली टेल्स, द रिवर्ड अर्थ, समर रेक्विम। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जी हां, विस्टली टेल्स। ठीक, अरे बाप रे बाप। अब यहां पे ध्यान देना होगा, यहां पे विक्रम सेठ, तो विक्रम सेठ द्वारा लिखित विस्टली टेल्स की कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। ये भारतीय साहित्य के माने जाने उपन्यासकार और कवि हैं। इनके प्रमुख उपन्यास परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें विक्रम सेठ के प्रमुख उपन्यास के नाम पता है? ए सुटेबल बॉय, ए लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब टॉपिक है, मैं थियरी भी बता रहा, सुटेबल बॉय। इसके अलावा क्या है? द गोल्डन गेट, द गोल्डन। इसके अलावा कोई बता सकते हैं? इसके अलावा इन इक्वल म्यूजिक, जो आपका विकल्प ए है, इन्हीं की पुस्तक है, उपन्यास है, इन इक्वल म्यूजिक। ये सभी उपन्यास है। ठीक है, ये सभी उपन्यास है। एक प्रश्न है द रिवर्ड अर्थ, इसके बारे में अगर आप लिखना चाहे लिख लीजिएगा। यह कथेतर साहित्य, ये कैसा है? कथेतर साहित्य है ये, और समर रेक्विम के द्वारा लिखा गया है। समर रेक्विम, ये किसके द्वारा लिखा गया है? समर रेक्विम के द्वारा द रिवर्ड अर्थ लिखा गया। ये प्रश्न भी है, उत्तर भी इसी में है। नहीं, एकता जी के माध्यम से जो पीडीएफ मिलते हैं वो टेलीग्राम पर अपलोड हो जाते हैं। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करिएगा, आपको वहाँ पे सारे मिल जाएंगे जितने प्राप्त होते हैं। कभी कभी हम लोग भूल भी जाते हैं, तो यहाँ पर आप लोग जाइएगा, आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा। थैंक यू आप सभी का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, क्योंकि जहाँ जरूरत लगे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। अगला सवाल आपका है, हरिवंश राय द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। ये क्या था इसका नाम? सभी लोग जरूर बताइएगा। देखिए, चल मर्दाने, यह भी इनकी रचना है। दो चट्टाने, यह भी इनकी रचना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानते रहिएगा। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा 1 नवंबर 1984। ये क्या था? इंदिरा गांधी की हत्या पर था। इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित था। यह इस प्रश्न का
दो चट्टाने चल मरदाने, यह भी इनकी रचना है। अग्निपथ भी इनकी रचना है, माने ये चारों रचना इनकी है। लेकिन आखिरी कविता का नाम 1 नवंबर 1984 था। ठीक है। हिंदी के लिए पहला सरस्वती सम्मान, हिंदी का पहला सरस्वती सम्मान डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा के लिए मिला था। यह बात भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, हम इसी के साथ चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है आपके सामने, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया? तो बहुत ही सरल प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के जवाब सही होंगे। ब्लड ग्रुप सिस्टम, जी हां, लॉर्ड कार्ल लैंडस्टेनरे। ठीक, मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। फ्रेडरिक स्ट्रामेयर है, कार्ल विल्हेल्म सीले है, विलियम मडार्के है। कब किया था इन्होंने? 1900 में। ये कब हुआ था? 1900 में हुआ था। ठीक, विलियम मडार्की के बारे में कुछ पता हो तो बताइए। इन्होंने गैस लाइटिंग की खोज किया था। और फ्रेडरिक स्टामेयर, इन्होंने किसकी खोज किया था? कैडमियम की खोज करता। इन्होंने क्या है? कैडमियम की खोज इन्होंने किया था। कैडमियम की खोज इन्होंने किया था। और आगे चलते हैं। हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। देखिए, लॉर्ड कार्ल विल्हेल्म सीले के बारे में थोड़ी बहुत जान लीजिएगा। ये स्वीडन के थे और इन्होंने ऑर्गेनिक एसिड, टार्टरिक, ऑक्सलिक, यूरिक, लैक्टिक, साइट्रिक, हाइड्रोफोलिक, हाइड्रोसील, आर्सेनिक, इसकी खोज की थी। ठीक है, आगे चलते अगले सवाल की तरफ। तमिलनाडु श्रीलंका मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? मलक्का जल डमरू, पाक जल डमरू मध्य, सुंडा जल डमरू मध्य, मलिक कंडू। सभी साथी जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को यहां पर देख रहे हैं। मेरी आवाज साफ आ रही है? वीडियो साफ चल रहा है नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहां पे ध्यान देंगे, पाक जल डमरू मध्य। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी, पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, क्या होगा इसका उत्तर? पाक जल डमरू मध्य। अच्छा, मलक्का जल डमरू मध्य कहां पे कोई बता सकता है? ये अंडमान और दक्षिण सागर को जोड़ती है। मलक्का क्या है? अंडमान और दक्षिण सागर को जोड़ने का काम करती है। सुंडा जल डमरू मध्य लिख लीजिएगा, जावा सागर और हिंद महासागर जोड़ती है। जावा और हिंद महासागर, ये क्या है? जावा व हिंद महासागर को जोड़ती है। मलुकंडू, मलिकू कंडू और मालमू कंडू, ये दिवेही मालदीव के उत्तर में मिनिकाय और इवान दीपोलू के बीच एक चैनल का पुराना नाम है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी। हम चलते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य की किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप देखेंगे, कुछ इस तरह से दिखाई देता है, शायद आप लोग को याद होगा, ऐसे ही दिखाई देता है। तो ये जो कार्नर का भाग है, ये कार्नर का जो भाग है ना, बीच में आपने देखा होगा यूएसए, बीच में यूएसए, और एक हिस्सा इतना बड़ा ये है, एक हिस्सा इतना बड़ा ये है। इसी को हम कहते हैं अलास्का। इसे क्या कहते हैं? अलास्का। ये क्या किया था इन्होंने? रूस से, ये क्या किया था? रूस से इन्होंने खरीदा था। इन्होंने क्या किया था? रूस से खरीदा था। कब किया था? ये 1953 में, 1953 में इन्होंने खरीदा था। किस दिन खरीदा था? 3 जनवरी को, 3 जनवरी 1953 में खरीदा था। अब ये कौन सा राज्य बना था? ये 49वां राज्य था। ये 49वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? 49वां राज्य बना। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से मैंने आपको चीजें बता दिया। सभी के मन में प्रश्न था, मैंने बताने का प्रयास किया है। ठीक है,
अब फ्लोरिडा के बारे में बता दें, थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में जान लीजिएगा। फ्लोरिडा के बारे में, फ्लोरिडा संयुक्त राज्य के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है और इसकी सीमा अलाबामा और जॉर्जिया में है और ये 27वां राज्य है। रोड आइलैंड, मैरीलैंड, रोड आइलैंड क्या है? ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा अमेरिकी राज्य, ये सबसे छोटा अमेरिकी राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरीलैंड क्या है? यह अमेरिका का राज्य है। इसका नाम इंग्लैंड की रानी हेनरीटा मारिया के नाम पर रखा गया। इसका नाम इंग्लैंड की रानी हेनरीटा मारिया, हेनरीटा मारिया, हेनरीटा मारिया के नाम पर रखा गया मैरीलैंड। अब जितना लोग लाइव देख रहे हैं जरा कमेंट करके बताइए, सबको समझ में आ रहा है? हाँ, माउंट मैकिनली यहीं पर है, अलास्का में। जी हाँ, देखिए जी, कुछ थियरी हमको जैसे मैं ध्यान नहीं आ पाता तो आप कमेंट करते तो मैं बता दिया। तो मैंने कोशिश ये किया कि आप लोग सभी लोग अच्छे से पढ़ें, समझें, जहां दिक्कत आए, समस्या आए, पूछ सकते हैं। सभी प्रिय बंधु वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सर का मनोबल बढ़े। आप सभी के सहयोग क्लास के लिए अपेक्षित है, थैंक यू आपका। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये मैसेज है, मैंने आपके लिए पढ़ दिया। अगला है, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपको पता ही है, चीन। दूसरे पर भारत। तीसरा क्या है आपको बताना है, किसके हिसाब से? जनसंख्या के हिसाब से। तीसरा क्या है कमेंट करिएगा और जवाब दीजिएगा। इंडोनेशिया, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। मेरा सवाल है, यूपी की जनसंख्या, यूपी की जनसंख्या दुनिया के किस देश की जनसंख्या के बाद आता है? दूसरा प्रश्न मेरा आपसे और है, दूसरा प्रश्न है, दुनिया की जनसंख्या के दृष्टिकोण में अगर उत्तर प्रदेश को रखा जाए तो किस नंबर पर आता है? कमेंट करने के बाद जवाब जरूर दीजिएगा। 3 हो गए। चौथा क्या है, कोई बता सकता है? चौथे पे क्या है? चौथे पर इंडोनेशिया है, चौथे पे इंडोनेशिया है। 5वें पे क्या है कमेंट करके बता सकता है? ब्राजील है। विश्व की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश विश्व की कैटेगरी में किस नंबर पर आएगा? अच्छा, यूनाइटेड किंगडम किस नंबर पर जानते हैं? 21वें नंबर पर है। ब्राजील 5वें नंबर पर, इंडोनेशिया 4थे नंबर पर है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, यूपी का नहीं पूछा तो मैंने आपसे पूछ लिया, ये आप जवाब दीजिएगा, ठीक है? ये क्लास की टाइमिंग आप लोग को पता है ना, डेली क्लास कितने बजे से चलती है। आप लोग कॉपी कलम लेकर एकदम राइट टाइम पे बैठ जाया करिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह बेहतरीन चीज लेकर आते रहें। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? मस्कट, दुबई, अबू धाबी, शारजा। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा मस्कट। मस्कट क्या है? यह ओमान की राजधानी है। क्या है? ओमान की राजधानी मस्कट है। माने जो गलत है वही आपका सही है। देखिए, अगर दुबई की बात करें तो दुबई क्या है? संयुक्त अरब अमीरात, मतलब UAE, संयुक्त अरब अमीरात 7 अमीरातों में से एक है और सबसे अधिक आबादी वाला यूएई का शहर कोई है तो दुबई है। अगर हम बात करें अबू धाबी की तो अबू धाबी यूएई की राजधानी है, यूएई की राजधानी। ये आपको पहले से पता होगा। सारसा ये तीसरा जनसंख्या वाला है, वहीं पर ही है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए। जो गलत है वही आपका सही है। आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। आप लोग मोबाइल में अलार्म लगा लीजिएगा, आज क्लास के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? अंकार, दोहा, मनामा, बेरूत। अगला है बहरीन की राजधानी, बहरीन की राजधानी मनामा है। दोहा क्या है? तुर्की की राजधानी दोहा है।
नहीं, अंकारा क्या है, रुक जाइए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अगर हम दोहा की बात करें तो ये कतर की राजधानी, ये किसकी है, कतर की राजधानी दोहा है। अगर हम अंकार की बात करें तो यह तुर्की की राजधानी है, यह तुर्की की राजधानी। बेरूत की अगर हम बात करें तो ये लेबनान, लिख लीजिएगा आप लोग, गणराज्य की राजधानी। तो आपको सभी राज्य याद करने पड़ेंगे। अच्छा, सवाल मेरा, हम चाह रहे थे आपको जीएस जीके विविध की जो सीरीज चल रही है, जीएस जीके ये विविध की जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज के साथ साथ हम आपके लिए एक विषयवार सीरीज लेकर आए। तो आप बताइएगा कौन सा विषय इसके साथ साथ पढ़ना चाहेंगे। जो भी क्लासेज आपको प्रतिदिन आपको लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क इसी के साथ साथ एक अलग समय पर आपको मिलती रहेगी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है आपके सामने, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा, बताइए जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, विविध का सवाल है, विविध का नाम लेते ही सवाल आ गया। सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। क्या आप लोग जवाब नहीं देंगे क्या। मीरा कुमार, प्रतिभा देवी पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति थी। सुमित्रा महाजन के बारे में क्या होगा, ये दूसरी महिला थी, दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष। दूसरी महिला अध्यक्ष लोकसभा की थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न, अगले सवाल की तरफ। अगला, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ। झांसी, हैदराबाद, दिल्ली, मेरठ। क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें, जितने लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं ना, वे सभी कमेंट करें। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, मेरठ। उसके बाद कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली अवध तक फैला। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार। जरा कमेंट करिएगा कि मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है। यह भारत के गुजरात राज्य से संबंधित है। यह भारत के गुजरात राज्य से संबंधित है। अल्पाहार, ध्यान दीजिएगा, अल्पाहार। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में क्या है, नीर डोसा यहाँ पे प्रसिद्ध है, नीर डोसा अल्पाहार में है। इसके साथ साथ यहाँ पे है खारा पोंगल, खारा पोंगल, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहां से परीक्षा में प्रश्न आ जाए। क्या होगा, खारा पोंगल हो गया, उत्पम हो गया, हो जाएगा उत्पम, उत्पम हो गया। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, सभी को पता होगा, देखिए ये चावल और मछली इनका प्रसिद्ध है, चावल व मछली, माछ भात इसे कहते हैं हम, माछ भात। इसके अलावा आप लोगों ने सुना है पंटा भात। ये पंटा भात क्या होता है, कितने लोगों को पता है पंटा भात। पंटा भात के बारे में बताइए, कितने लोग पंटा भात के बारे में जानते हैं। पंटा भात, देखिए पंटा भात क्या होता है, पानी में रात भर भिगोया हुआ चावल। पंटा भात क्या है, पानी में रात भर भिगोया हुआ चावल, पश्चिम बंगाल का है। बिहार में आप सभी जानते हैं लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा। हम चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है ना सबको।
चलिए, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? आप लोग अपने साथी मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखते इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। देखते कितने ऐसे साथी हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। आइए यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिए, ये फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को आप लोग कमेंट करके जवाब ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा? वेनेगल नरसिंह राव, इन्हीं को हम VN राव के नाम से जानते हैं। इन्हीं को हम VN राव के नाम से सभी लोग जानते हैं। और यही संवैधानिक सलाहकार थे। क्या थे? संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार। ये क्या थे? संवैधानिक सलाहकार भी थे। एक सवाल आ रहा है, व्यवहार राम मनोहर सिन्हा एक भारतीय कलाकार थे। ये क्या थे? ये कलाकार थे, ये भारतीय कलाकार थे। इन्हें भारतीय संविधान की मूल अंतिम पांडुलिपि में इनके चित्रण के लिए जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहेंगे कि हम आप इसे लिखें जरूर। आप अगर इसे लाइव देख रहे हैं ना, तो इसे लिखें जरूर। ये क्या थे? जो भारत के संविधान की मूल अंतिम पांडुलिपि में इनकी चित्रण है। अंतिम पांडुलिपि में मूल संविधान में इनके चित्रण है। नंदलाल बोस की बात करें अगर हम, ये भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ये क्या थे? चित्रकार थे। ये चित्रकार थे, लेकिन इन्होंने क्या किया था? संविधान के मूल प्रति का डिजाइन किया था। संविधान के मूल प्रति का डिजाइन नंदलाल बोस ने किया था। माने क्या किया था इन्होंने? संविधान के मूल प्रति का डिजाइन। ठीक है। और अगर हम व्यवहार राम मनोहर सिन्हा की बात करें, तो मूल संविधान की मूल जो थी, संविधान की मूल अंतिम पांडुलिपि, पांडुलिपि में चित्रण इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने लिखवा दिया। और संविधान के मूल प्रति का डिजाइन नंदलाल बोस ने चित्रकार थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं? अगला है, उमेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? ये जोधपुर, जो राजस्थान में। उदयपुर में ताज लेक पैलेस है। ताज लेक पैलेस है। मैसूरू, इसे मैसूर कहते हैं। ये क्या है आपका? मैसूर है, आपका मैसूर है। अंबा विलास महल यहीं पर है, मैसूर पैलेस। जयपुर के लिए क्या प्रसिद्ध है? हवा महल, हवा महल है। सिटी पैलेस है, राइटिंग मेरी थोड़ी सी गड़बड़ है। सिटी पैलेस है। और क्या है यहाँ पे? आगे चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। एकदम रट लीजिए, सभी नोट्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप लेने भी दुर्गेश के नोट्स आपने प्राप्त किए होंगे तो नोट्स में आपको सारी चीजें लगभग मिल जाती हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य आपको पता, चरकुला है, नटवरी है,
रामलीला, रासलीला है, सिक्किम की खुरखरी है, मारूनी है, तमिलनाडु की क्या है बहुत ही प्रसिद्ध है भरतनाट्यम। इंपॉर्टेंट है ये क्या पूरा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला है 1773-1785 तक वसुधा भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका पता ही होगा, वारेन हेस्टिंग। ये भी आईएमपी है, वारेन हेस्टिंग थे। उसके बाद लॉर्ड मिंटो के बारे में जानते हैं। चार्टर एक्ट इन्हीं के समय आया था। जॉर्ज वाटसन नेवी अधिकारी थे। विलियम जाकर वाकर्स क्या थे? एक वरिष्ठ ब्रिटिश सेना अधिकारी थे। विक्टोरिया क्रॉस के प्राप्तकर्ता भी थे। मतलब इस प्रश्न का उत्तर आपका ए है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फटाक से कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए। सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो फेसबुक पेज पे, ये वीडियो यूट्यूब पर लाइव चल रहा है आपके लिए, फटाफट कमेंट करके बताइए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो है आपका बलदेव सिंह है। सही बताया एकता जी ने, एकदम सही जवाब आया है। कैलाश काटजू चौथे थे। वीके कृष्ण मेनन ये छठे थे। यशवंत राव चौहान ये 8वें थे। ठीक, हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के द्वीप पर स्थित है? इसकी ऊंचाई है 182 मीटर, कभी कभी फीट में पूछ सकता है। 597 फीट है। अच्छा, 182 क्यों रखी पता है? क्योंकि गुजरात में 182 सीट है विधानसभा की। विधानसभा की 182 सीट है। कहाँ की? गुजरात की। किस नदी के किनारे है यही पूछा यहाँ पे। ये नर्मदा नदी के किनारे पर, नर्मदा नदी के किनारे पर है। कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, इसका उद्घाटन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2018 में। 31 अक्टूबर 2018 में, 31 अक्टूबर 2018 में उद्घाटन। ठीक है, अब किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो जरूर पूछ सकता है। सभी साथी जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं, ये आज का आखिरी प्रश्न था। डेली क्लास और नोट्स के लिए आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा। मेरी क्लास निःशुल्क आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्रहित में सभी क्लास आपके जनपद जौनपुर से लाइव चलती हैं। इसके अलावा यदि क्लास नोट्स चाहिए, इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। क्लास का टाइमिंग याद रखिएगा। वो सभी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम के लिए आप फिर से आप ध्यान दीजिएगा, दुर्गेश सर सर्च करिएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश जुड़े रहिएगा। सभी क्लास की लिंक आपको मिले रहेगी। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पे भी क्लास मिलती रहेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है मूर्ति। आप सभी का थैंक यू, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं इसकी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय,
शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा। एक तरह से एक करके आपको इसी तरह के बेहतरीन सीजन मिलते रहेंगे। आप सभी का थैंक यू। सभी लोग टाइम से आइएगा, ऐसी बेहतरीन क्लास आपको डेली मिलती रहेगी। इसके अलावा एक क्लास और आपके लिए लेकर आएंगे। आप लोग बताइए विषयवार पढ़ना चाहेंगे, सामान्य अध्ययन कौन से विषय, एक एक करके हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तैयारी कर रहे हैं? चाहे कोई भी हो परीक्षा, अब टेट, सी टेट, रीट, MP टेट आदि सभी राज्यों की परीक्षा के सिलेबस के आधार पर हम आपके लिए लाए हैं सारे विषयों की महत्वपूर्ण नोट्स। स्टेट, NCERT और प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर डिजाइन किए गए हैं ताकि इस बार आपका सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनने का सपना साकार हो जाए। अब की बार टेट पार, सुपर टेट, KVS और रीट मेंस एग्जाम के नोट्स भी उपलब्ध हैं। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं। E-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 63063 44367, 73551 79012 या 73988 83002 पर।